नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। सॉल्यूशन का ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम सॉल्यूशन को खत्म करेंगे, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और साथ में वन टॉप फैक्टर को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम किस प्रकार से उसको इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को जो हिंदी मीनिंग है उससे ज्यादा ये समझ में आता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हिंदी मीनिंग होती है अणु संख्यक गुण। ऐसी प्रॉपर्टी जो पार्टिकल की संख्या पे डिपेंड करे, ऐसी प्रॉपर्टी जो पार्टिकल की संख्या पे डिपेंड करे, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल 4 होती है। ठीक है, नहीं है? पहली कहलाती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली कौन सी कहलाती है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड कहलाती है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होती है। और फोर्थ होती है वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा हार्ड नहीं है। इसको बस अपन कंसेप्ट वाइज समझेंगे। अगर पीछे के प्रीवियस की वीडियो आपने देखे हैं, ठीक है नहीं है, तो ये कंसेप्ट और भी बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट में है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? तो यहां पे अपन यूज में लेने वाले हैं राउल्ट का वो रूल जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को डिसोल्व करने पर डेवलप होता है। ठीक है नहीं है? एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास हम सॉल्यूशन जब बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाने का मतलब क्या हो गया, हमने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट में सोल्यूट डाल रहे हैं, तो सॉल्वेंट की जो नेचर है वो वोलेटाइल नेचर की है। कैसी है? वोलेटाइल नेचर की। और जो अपना सोल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म है, और सॉलिड फॉर्म कभी भी वोलेटाइल नेचर का नहीं होता। तो ये नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। तो वोलेटाइल सब्सटेंस में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाएंगे अपन, तो ये 4 फिनोमेना आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है नहीं है? एक तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है नहीं है? ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा अलग कंसेप्ट है, इसको अपन देख लेंगे। बाकी की ये 3 कंसेप्ट तो एक प्रकार के पॉइंट से चलते हैं, एक प्रकार के पॉइंट से चलते हैं। तो इससे पहले जो आपने कंसेप्ट देखा था मेरा बॉइलिंग पॉइंट का, फ्रीजिंग पॉइंट का, उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से वेरी करते हैं, किस प्रकार से ये चलते हैं। ठीक है नहीं है? तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, सबसे पहला है अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव lowering of vapor pressure। डेफिनेशन देखते ही बनती है कि जब कभी हम किसी वोलेटाइल सब्सटेंस में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डालेंगे तो वोलेटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है नहीं है? मान लीजिए कि ये क्लोज कंटेनर है, और इस क्लोज कंटेनर में हमने यहां पे लिक्विड डाल रखा है। क्या डाल रखा है? लिक्विड डाल रखा है। और लिक्विड की यहां पे क्या बन रही है? वेपर बन रही है। ये वेपर है, और लिक्विड सरफेस पर ये वेपर एक प्रेशर लगा रही है, जिसको हमने कहा वेपर प्रेशर। क्या कहा? वेपर प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ वेपर्स के, नंबर ऑफ वेपर्स के। कि जितनी ज्यादा वेपर होगी उतना ही ज्यादा ये प्रेशर लगाएगा। ठीक है नहीं है? और ये नंबर ऑफ वेपर जो है, नंबर ऑफ वेपर कैसे बनाएगा? ये वोलेटाइल नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वोलेटाइल नेचर ज्यादा है, वोलेटाइल नेचर अगर ज्यादा है किसी भी सब्सटेंस की, तो वो नंबर ऑफ वेपर ज्यादा बनाएगा। ठीक है नहीं है? और नंबर ऑफ ज्यादा वेपर बनाएगा तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है नहीं है? अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पे आपको बताया था मैंने, ये 2 प्रकार की प्रोसेस होती है। ठीक है नहीं है? तो वोलेटाइल सब्सटेंस जो होते हैं, वोलेटाइल नेचर के जो सब्सटेंस होते हैं, उनमें इवोपरेशन ज्यादा होता है। इवोपरेशन ज्यादा होता है बजाय किसके? कंडेंसेशन के। इवोपरेशन ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में?
कंडेंसेशन के, इसी कारण से वहां पे वेपर प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही इसमें हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाएंगे, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाते ही यहां पे नंबर ऑफ वेपर कम हो जाएगी। ठीक है नहीं है? क्यों? जैसे ही नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस अगर मिलाएंगे तो जो सोल्यूट है अपना, सोल्यूट किस नेचर का है अपना? ये सोल्यूट वोलेटाइल नेचर का है। और इस वोलेटाइल नेचर वाले सोल्यूट में अगर हम मिक्स कर रहे हैं सोलवेंट, जो कि सोल्यूट मिक्स कर रहे हैं, सॉरी, ये नॉन वोलेटाइल नेचर का है। कौन? नॉन वोलेटाइल नेचर का है सोलवेंट। और जैसे ही इस सोलवेंट में हम नॉन वोलेटाइल नेचर का सोल्यूट मिलाते हैं, सोल्यूट जो है अपना नॉन वोलेटाइल नेचर का है। कैसा है? नॉन वोलेटाइल नेचर का, वोलेटाइल नेचर का। ठीक है नहीं है? ये मिक्स करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? सॉल्यूशन। मान लो कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट है और इसका वेपर प्रेशर पी है, या पीएस बोल दो, आपकी इच्छा की बात है, मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है नहीं है? तो इसका वेपर, सोलवेंट का वेपर प्रेशर कितना था? पी नॉट, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है? तो हमें यह पता लगा कि जो प्योर सोलवेंट था उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था किसके कंपैरिजन में? सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो अब यहां पे एक बात अपने पास आती है कि ये वेपर प्रेशर जो कम हुआ है, ये जो वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है ना, वेपर प्रेशर डिक्रीज, वो किसके हिसाब से डिक्रीज हुआ है? तो ये ध्यान रखना, जितना आप सोल्यूट यानी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का अमाउंट ऐड करोगे, जितना अमाउंट ऐड करोगे उतना ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपका कम होता हुआ चलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो चेंज इन वेपर प्रेशर है, ये चेंज इन वेपर प्रेशर है जिसको डेल्टा पी कहा गया है। ये क्या है? चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर। देख लो आराम से, चेंज इन वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर में जो चेंज हुआ है इसको आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कह सकते हो, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हुआ है। तो अपन सीधे सीधे बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि डेल्टा पी। और डेल्टा पी क्या है बेटा? डेल्टा पी है आपका पी नॉट माइनस पी। ये सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होता है, हाँ जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, वही बात, जितना फ्रैक्शन यानी कि अमाउंट आप सोल्यूट का बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन ही बढ़ रहा है एक तरीके से। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर सॉल्यूशन में ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर की लोअरिंग भी ज्यादा होगी। क्लियर है? नंबर ऑफ वेपर कम हो जाएगा। क्लियर है? अब इस प्रोपोर्शनली के चिन्ह को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा पी नोट। यही तो राउल्ट का नियम है आपका। ये क्या है? राउल्ट का नियम है, राउल्ट का लॉ यही है आपका। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो आगे, आगे क्या है? हाँ जी, इसको इसके नीचे देते हैं अपन डिवाइड में, तो पी नोट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नोट इज इक्वल टू एक्स बी। अब ये क्या बन गया है? ये बन गया है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये बन गया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये वाला टर्म किसके ऊपर हो रहा है? क्लियर है? अब मोल फ्रैक्शन को अपन खोल के लिखते हैं, तो मोल फ्रैक्शन कैसे लिखे जाएंगे? इंडिविजुअल मोल बटे टोटल मोल, Na प्लस Nb, यानी कि सोल्यूट और सोलवेंट की मोल। क्लियर है? तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लाई करो। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये तो फॉर्मूला बन गया अपना, ये तो फॉर्मूला बन गया। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लाई करो, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम ये मान के चलते हैं कि Na प्लस Nb वो लगभग Na यानी कि सोल्यूट के मोल के इक्वल होता है। तो आपका जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? वो बनेगा पी नोट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नोट, और क्या हो जाएगा? ये चेक करो, देखिए, Nb अपॉन Na। और इसको और भी रिजोल्व करके लिखेंगे अपन, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? Wb अपॉन Mb, यानी कि सोल्यूट का वेट अपॉन सोल्यूट का मोलिकुलर वेट इनटू, यहां पे आएगा नीचे आपका
सोलवेंट का वेट और ऊपर चला जाएगा वो फिर कौन, सोलवेंट का मोलिकुलर वेट। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगता है भाई, ये ध्यान रखना, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जिससे आप क्या चेक कर सकते हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को चेक कर सकते हो। क्लियर है, सिंपल है एकदम, फॉर्मूले वाइज क्वेश्चंस कर लोगे आप। नेक्स्ट जो है वो समझने की कोशिश करना, अगर मान लो कि हमारे पास सब नहीं बोल रखा डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला, कि नहीं डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल भी नहीं रखा, और हमें ये लग रहा है कि हम मिला रहे हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं बन रहा, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखा जाता है, उसका तो इसी प्रकार से होगा। तो अगर आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो आप फॉर्मूला ये यूज में लोगे, पी नोट माइनस पी नोट क्या आएगा भाई यहां पे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, इंटू, हाँ जी, इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू। इसी से सोल्व करोगे। अगर मान लो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है तो फिर क्या करोगे, तो अपना फॉर्मूला वापस लेके आते हैं अपन। देखो इधर पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट, हाँ जी, क्या था, एन ए एन बी एन ए प्लस एन बी, इसको आप रिवर्स कर दो उल्टा, ठीक है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका पी नोट माइनस पी, हो गया ये वाला, चेक कर लो। और यहां पे जब जो उल्टा होएगा तो ये होएगा एन ए प्लस एन बी, हाँ जी, और एन बी नीचे आ जाएगा, इसको आप करोगे ऐसे एन ए एम बी, और ये हो जाएगा एन बी अपॉन एम बी, तो ये तो कट के 1 हो जाएगा, और 1 को उधर ले जाओ, उधर ट्रांसफर कर दो, उधर कर दो ट्रांसफर, तो करोगे तो क्या आएगा, चेक करो देखिए, हाँ जी, 1 उधर जाके माइनस का होएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे पी नोट माइनस पी माइनस 1 एन ए अपॉन एन बी, यही तो हुआ। अब एलएस ले इसका, आप बोलोगे सर पी नोट माइनस पी, एलएस आ गया, ये क्रॉस होगी यहां पे तो केवल पी नोट ही देगा, जबकि यहां पे क्या आएगा, माइनस का पी नोट प्लस पी आएगा, तो ये पी नोट से पी नोट कैंसिल हो गया, देखो ये कैंसिल हो गया, पी नोट से पी नोट, तो ऊपर क्या बच गया, पी बच गया। तो अपनी इक्वेशन क्या बन गई, इसको छोड़ दो, अपनी इक्वेशन क्या बन गई, अपनी इक्वेशन बन गई P अपॉन पी नोट माइनस पी इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। अब इसको वापस रिवर्स कर दो, ये देखो, इस प्रकार से अपन चेक कर लेते हैं, इस प्रकार से अपन क्या चेक कर लेंगे, आपकी बात ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और यहां से आप मोलिकुलर वेट को डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी के ऊपर आते हैं, इसी को पूछता है, मोलिकुलर वेट को ही पूछेगा, कर सकते हो आराम से, इजी है। तो ये तो बात हो गई किसकी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, नंबर 2, हाँ जी, क्या था, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में इलिवेशन, ठीक है भाई, ढंग से समझना इसको। यानी कि आप जब कभी भी किसी प्योर सॉल्वेंट में, वोलेटाइल नेचर वाले सॉल्वेंट में सोल्यूट अगर मिलाओगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाओगे, तो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। इसी को इब्लियोस्कोपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इब्लियोस्कोपी। ठीक है भाई, तो एक्चुअल में हुआ क्या, ढंग से समझना, ये वेपर थी। अब देखो, जब वोलेटाइल सब्सटेंस होता है ना, तो उसमें ये वाली प्रोसेस तेज होती है, बताया था मैंने, कौन सी, इवोपरेशन वाली, ठीक है नहीं, इवोपरेशन वाली, यानी कि यहां पे नंबर ऑफ वेपर ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही इसमें क्या मिलाओगे आप, इसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाओगे, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस अगर ऐड करोगे, करो देखो सब्सटेंस है,
तो सब्सटेंस ऐड करते ही नंबर ऑफ वेपर कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो वेपर कम हुई है वो वापस बनानी पड़ेगी, जो वेपर कम हुई है वो वेपर वापस बनानी पड़ेगी, तब जाके ये बॉइलिंग स्टेट में कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बॉइलिंग स्टेट में कहलाएगा। सही बात है कि नहीं है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? मोर टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? मोर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगी, तभी अपन बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कब? जब वोलेटाइल सब्सटेंस में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया जाता है, या वोलेटाइल सोलवेंट में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस या सोल्यूट मिलाया जाता है, तो आपकी बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंट हो जाएगी। इसको अपन ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? ये तो वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका ढंग से समझना इसका, आपका ये था क्या था देखो उधर, ये पॉइंट है वेपर प्रेशर का। किसका? ये आपका सोलवेंट का है, वेपर प्रेशर का। ठीक है भाई, सोलवेंट का है। क्लियर है? और ये रहा आपका पॉइंट किसका? ये है आपका सॉल्यूशन का। क्या है भाई? सॉल्यूशन का। जब आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ? बोले सर डेल्टा पी डिक्रीज हुआ। बात सही है एकदम। और जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो दोनों की कर्व इस प्रकार के आए। ठीक है नहीं है? दोनों की कर्व किस प्रकार के आए? इस प्रकार के आए। और हमने ये देखा कि यहां पे हमने एक पॉइंट दिया। क्या दिया पॉइंट? कि ये वाला अपना क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है? ये वाला बॉइलिंग पॉइंट है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया सोलवेंट के बॉइलिंग पॉइंट से TB नोट। और फिर हमने चेक किया इसका बॉइलिंग पॉइंट यहां पे, चेक करो, ये TB। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा? बोले सर डेल्टा TB। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्या बढ़ गया? बॉइलिंग पॉइंट। क्यों बढ़ा? देख लो, सेम वेपर प्रेशर करने लगे अपन। मैंने क्या कहा था? ज्यादा वेपर का अमाउंट उतना ही रखना है, यानी कि वेपर प्रेशर को इक्वल करना है। पहले बॉयल हो रहा था जिस प्रेशर पे, उसी प्रेशर पे हमें बॉयल करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ वेपर उतनी बनानी पड़ेगी, नंबर ऑफ वेपर उतनी बनानी पड़ेगी। तो भैया ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? साफ साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब डेल्टा पी जो है आपका प्रोपोर्शनल है किसके? डेल्टा TB के। समझ में आई? जितना प्रेशर आपका लोअर हुआ है उतना ही टेम्परेचर ज्यादा चाहिएगा। यही कंसेप्ट किस में लगेगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में लगेगा। घबराना मत। ठीक है कि नहीं है? यही कंसेप्ट लगेगा। अब सुनो आगे। जब हम क्या करेंगे, यहां पे अपन अच्छी तरह जानते हैं कि भाई डेल्टा TB प्रोपोर्शनल किसके हो गया? डेल्टा TB प्रोपोर्शनल हो गया आपके डेल्टा P के। और डेल्टा P किसके बराबर था भाई? डेल्टा P किसके बराबर था? डेल्टा P बराबर था P नोट, हाँ जी, XB के। यही तो था। अब यहां पे अपन क्या करेंगे? यहां पे इसको हटाकर प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लेके आएंगे। K लिया है अपन कोई, P नोट XB। कोई दिक्कत भाई? लिया है। अब XB को अपन खोल के लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, और सोल्यूट की फॉर्म में, तो अपन एक काम करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन वाले काम में ले लेते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला काम में लेंगे तो K P नोट तो WB अपॉन MB इंटू MA WA, यही था। अब इसमें तीन चीजें कांस्टेंट है। कितनी चीजें कांस्टेंट है? K कांस्टेंट है, P नोट कांस्टेंट है, और मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट भी कांस्टेंट है। तो इसको अपन कैपिटल K दे देते नाम। ये स्मॉल K कर लो, और इसको हमने दे दिया नाम कैपिटल K। तो कैपिटल K करने पर अपने पास क्या है? डेल्टा TB इक्वल टू कैपिटल K, हाँ जी, WB, चेक करो आराम से, WB अपॉन MB 1 अपॉन WA, यही है। अब हमें क्या करना है? हमें K की वैल्यू चाहिए यहां पे, तभी तो बैठेगा मामला। तो हमने क्या किया? हमने लिया 1 मोल सब्सटेंस, है ना? तो 1 मोल सोल्यूट लिया अपन ने, सोल्यूट। इसका मतलब 1 मोल सोल्यूट का मतलब गया कि WB और MB
MB, इसकी वैल्यू 1 ले ली अपन ने, ले ली भाई, ये देखो 1 ले ली 1। और यहां पे जो अपना सोलवेंट है, सोलवेंट उसका वेट जो है वो ले लिया 1000 ग्राम। कितना ले लिया? 1000 ग्राम ले लिया। और ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट कर दी अपन ने, पुट कर दी तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या आया? डेल्टा टीबी इक्वल टू आया है आपका K अपॉन 1000। क्या है? K अपॉन 1000 आ गया। कोई दिक्कत? इजी है, आराम से। K अपॉन 1000 को हम बोल रहे हैं KF। क्या बोल रहे हैं? KF। चेक करो, K अपॉन 1000 को क्या बोल रहे हैं? KF बोल रहे हैं अपन। तो यहां पे आप K की वैल्यू देख सकते हो। K की वैल्यू कितनी आई है? KF इंटू 1000 आई है, नहीं आई? तो इसकी वैल्यू अपन यहां पुट करेंगे तो अपने पास नई इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नई इक्वेशन आ जाएगी। तो वो क्या आ जाएगी? डेल्टा टी बी इक्वल टू के एफ, हाँ जी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए। अब तुम्हें याद आ गया होगा कि ये थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट कौन सा लग रहा है? कौन सा लग रहा है कंसेप्ट? ये थोड़ा थोड़ा मोलेलिटी का। इसका मतलब डेल्टा टी बी इक्वल टू के एफ, है ना? के एफ क्यों लगाई मैंने? के बी लगाना चाहिए था, मैंने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दिया। यहां पे क्या लगाना चाहिए था? के बी लगाना चाहिए था भाई। के बी के लिए ही अपन खेल खेलते हैं सारा, ठीक है? हाँ जी, यहां पे के बी। अब ये जो के बी है, के बी इसको बोलते हैं मोलर इलिवेशन कांस्टेंट। मोलर इलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। स्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो भैया ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया आपका, और आपको पता लग गया है कि जो जितना भी वेरिएशन आएगा टेम्परेचर में, वो मोलेलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर? मोलेलिटी के ऊपर। ध्यान रखना, मोलेलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये जो केबी है, इस केबी के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो केबी होता है आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलबी। एलबी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बी टीबी यहां पे बॉइलिंग टेम्परेचर है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अपन कैसे निकालते हैं? देखो इधर, आर टी बी स्क्वायर, ठीक है भाई, आर टी बी 1000 यहां पे रहेगा, ठीक है? यहां पे डेल्टा एच वेपोराइजेशन आ जाएगा, और यहां पे सोलवेंट के मोलिकुलर वेट से डिवाइड होगा, तो ऊपर जाएगा सोलवेंट का मोलिकुलर वेट। ये लो भाई एम, सोलवेंट का मोलिकुलर वेट ऊपर जाएगा, ठीक है नहीं है? और वाटर के लिए जो केबी की वैल्यू होती है, वाटर के लिए जो केबी की वैल्यू होती है वो 0.52 होती है। कितनी होती है? 0.52 होती है, ठीक है नहीं है? यूनिट बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। देखो यहां से निकाल सकते हो यूनिट केबी डेल्टा टी बी अपॉन एम निकाल सकते हो। तो टी का इसका क्या लिखोगे? केल्विन, कैलोरी लिखोगे इसका। इसका क्या लिखते हो आप? इसको लिखो मोल इनवर्स केजी इनवर्स। नहीं, ये होता है मोल केजी आएगा ये, ठीक है भाई? ये लो भाई, केजी इनवर्स हटा दिया तो यहां पे सीधी यूनिट बन जाएगी केजी, हाँ जी, केल्विन और मोल इनवर्स। ये यूनिट बन गई किसकी? केबी की। हालांकि केएफ की यूनिट भी ये होती है जो केबी की होती है। घबराने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी, 1% भी। जो केएफ की यूनिट रहेगी वो ही केबी की रहेगी। अब आपको क्या लग रहा है कि मैं जो इलिवेशन आपको पढ़ाऊंगा, वो डिप्रेशन पढ़ाऊंगा फ्रीजिंग पॉइंट में, तो उसके लिए कोई नया बनाऊंगा नहीं, इसी को कॉपी करके लेके चलेंगे अपन। क्लियर है? तो इसकी यूनिट अपने पास क्या आ गई? केजी, केल्विन, मोल इनवर्स। अच्छा, एक चीज और है, यहां पे मैक्सिमम पूछता है कि मैक्सिमम किसका होता है? मैक्सिमम किसका होता है? फटाफट कमेंट करो, देखें मैक्सिमम किसका होता है। वाटर का तो मैंने बता दिया 0.52। मैक्सिमम किसका होता है? फटाफट बताओ। बिल्कुल सही बात है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम फॉर CCl4 किसकी वैल्यू? केबी की वैल्यू 5 पॉइंट कुछ होती है, सबसे ज्यादा इसी का होता है 5 पॉइंट के आसपास होती है, डजंट मैटर। हाँ जी,
हो गया भाई, ये खत्म कहानी इसकी। अब इसको कॉपी कर लेते हैं अपन पूरे को ही, पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं, पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं और आपको दिखाता हूं कि मैं क्या क्या चेंजेस करने वाला हूं, और कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर देते हैं ताकि आपके पास नोट्स भी रह जाएंगे इसके। आ जाए यार, कहां गया, ये रहा। हाँ जी, हो गया। अब इसको बिल्कुल बड़े तरीके से दिखाऊंगा मैं, 1 बाई 1 करके। छोड़ो इसको, अब आ जाओ। अब जो अपना नाम चेंज होएगा वो आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहां से हटा देते हैं अपन इसको, क्या करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यार ये तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गया, क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ये वोलेटाइल सब्सटेंस में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस अगर डालते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस में, सोलवेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर मिलाएंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाएगा। प्रीवियस वीडियो में समझाया था क्यों गिरता है, ठीक है नहीं है, हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाएगा। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है सेम ऐसा ही चलेगा, वेपर प्रेशर लोअरिंग के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन इस ग्राफ को अपन यहां से देखते हैं, उसको दूसरी जगह से देखेंगे अपन। कैसे देखेंगे, चेक करते हैं। हटा दूंगा उसको, कोई मतलब वाली बात नहीं, ग्राफ ग्राफ रखेंगे अपन। हटाओ इसको सबको। तो आपने फेज डायग्राम में लेकर दी सारी की सारी कहानी बताई थी जो, ठीक है नहीं, इसको भी हटा देते हैं, देखो आराम से। तो हमारे पास क्या था, एक लिक्विड था, ये रहा, एक लिक्विड ये रहा। तो ये तो कौन है, सॉल्वेंट जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, और ये कौन है, सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या होगा, इनका वेपर प्रेशर गिरना स्टार्ट होगा जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे। इधर टेम्परेचर कम हो रहा है, देख लो आप ऐसे, और लास्ट में जाके क्या करेंगे, ये फ्रीज होंगे। तो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है। तो हमने क्या किया, ये स्टैंडर्ड, ये आपका आ गया कौन सा, हाँ जी, सोलवेंट का, और ये किसका है, ये है सॉल्यूशन का, ऐसे। और क्या हुआ है, देखो आप, डिक्रीमेंट हुआ है काई में, टेम्परेचर में। इसी को डेल्टा टीएफ के नाम से जानते हैं अपन। किसके नाम से जानते हैं, डेल्टा टीएफ के नाम से जानते हैं। अच्छा, क्लियर है, कोई दिक्कत, हाँ भाई। और ये वेपर प्रेशर में लोअरिंग वाला है, हाँ जी, ये वेपर प्रेशर में लोअरिंग वाला है डेल्टा पी। तो जितना वेपर प्रेशर लोअरिंग होएगा उतना ही आपका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होएगा। क्लियर है, ये ग्राफ समझ में आ गया, कोई मतलब वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो की वो चीज है। बस अब मेरे को केवल साइन चेंज करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी हटाएंगे, बी हटाएंगे, बी हटाएंगे, बी हटाएंगे, केवल बी हटा रहा हूं, और यहां पे मैं लगा रहा हूं एफ, 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 ठीक है। देखो बी हटा रहा हूं, और यहां पे क्या लगा रहा हूं मैं, एफ, ये लगा दिए एफ, ये देखो लगा दिए एफ, एफ, एफ। वैसा का वैसा चल रहा है, कुछ भी नहीं करूंगा मैं, केवल और केवल मेरे को क्या करना है, बी की जगह एफ लगाना है। ये देखो, पहले बी हटा देता हूं मैं, कहां कहां बी है, हटाओ इसको, हटाओ, 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 जहां पे बी है वहां पे हटा दो। वहां पे अपन क्या लगाएंगे, वाटर का भी देखेंगे, वाटर का इतना नहीं होता, हटाओ इसको भी, हाँ जी, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, हाँ जी, इसको हटाओ। तो लगभग लगभग अपन ने हटा दिए सारे के सारे। ये मैक्सिमम वाला भी हटाओ, मैक्सिमम इसका नहीं होता, बताऊंगा किसका होता है, हाँ जी। चले अब देखो, हाँ जी, यहां पे क्या आएगा, ये तो है, यहां पे कुछ नहीं आएगा, यहां पे एफ आएगा, यहां पे एफ आएगा, और यहां पे भी आपका एफ आएगा, के एफ बन गया। तो के एफ ये रहा आपका, यहां पे जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसा का वैसा चल रहा है, के एफ हो गया। अब इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन लिखेंगे अपन यहां पे, डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है।
क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लिख देता हूं नाम, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, ये चेक करो। हाँ जी, वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1 पॉइंट कुछ होती है। देखो 1 पॉइंट देखता हूं, मैं बताता हूं आपको। 1.86 बिल्कुल सही है, 1.86 होगी। और मैक्सिमम जो होगा कौन, केएफ, मैक्सिमम जो होगा केएफ वो कैम्फर होगा। कैम्फर, कपूर जो होता है उसका मैक्सिमम होता है। अब आप कहोगे सर यहां पे क्या लेंगे, फ्यूजन ले, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहां पे भी फ्यूजन आएगा, है ना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मोलिकुलर वेट का बात दे दो, किसका, सॉल्वेंट का। तो इस प्रकार से हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या देख सकते हैं, डेरिवेशन देख सकते हैं। एक ही तरीके से डेरिवेशन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक चीज जो ध्यान रखने वाली है इन दोनों में, वो क्या है, वो ये है कि जब मैंने डेल्टा टीबी लिखा यहां पे और एक लिखा डेल्टा टीएफ, ठीक है कि नहीं है, तो ये क्या था, ये था टीबी माइनस टीबी नोट। और जबकि यहां पे क्या था, हाँ जी, टीएफ नोट माइनस टीबी। अपन क्या कर रहे हैं, हाई माइनस लो, हाई माइनस लो, समझ में। अगर यू लिया तो आपका माइनस में जाएगा ना आंसर। और दोनों का एक ही है, ये केडी मोलेलिटी है और ये केएफ मोलेलिटी है, ठीक है नहीं। वाटर के लिए 0.5 है ना एम, और ये वाटर के लिए 1.8 एम। क्लियर है। अब मैं आपको ये एक बात और बता देना चाह रहा हूं। आप देख रहे होंगे एक ही वाटर के लिए आपका केबी और केएफ की वैल्यू चेक करो एक बार। तो वाटर के लिए आपने ये चेक किया कि वाटर के लिए केएफ की वैल्यू केबी से ज्यादा है, और ये वाटर के लिए नहीं होती। ये कोई सा भी सॉल्वेंट उठा लो एनी सॉल्वेंट, सभी सॉल्वेंट के लिए ये कहानी लागू होगी। क्यों होगी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना कि किसके केएफ की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था, चाहे वो किसी का भी लिखा हो अपन ने, चाहे वो केबी का लिखा हुआ हो चाहे केएफ का लिखा हुआ हो, केएफ का, उन दोनों में एक सिमिलरिटी थी। क्या थी, देखो इधर, यहां पे आर टी स्क्वायर बॉइलिंग पॉइंट था और साथ में था अपने पास 1000 डिवाइडेड बाई एलवी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जबकि यहां पे क्या था, आर, यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे अपन, हाँ भाई 1000, और यहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा, आ गया ना। अब एक चीज ध्यान रखना कि दोनों में आप चेक कर रहे हो कि ये जो लेटेंट हीट है इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो अपना कांस्टेंट है के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट। तो इसका मतलब लेटेंट हीट की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी, लेटेंट हीट की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी उसका के भी कम होगा। तो अब खुद लगाओ आप आइडिया कि केएफ की वैल्यू वाटर की ज्यादा क्यों है, या कोई भी सॉल्वेंट होता है उसके लिए केएफ की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है, बताओ देखें। क्योंकि आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा होगी, अगर ये ज्यादा होगी तो केबी की वैल्यू कम होगी। आया समझ में या नहीं आया, आ गया ना। बिल्कुल इजी सा है, आराम से कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लोगे भाई। अब चलें अपन किसके ऊपर, आपको बता दिया ना मैंने, इसमें सारी चीजें बता दी। वाटर का कितना होता है, मैक्सिमम किसका होता है, उधर कार्बन टेट्राक्लोराइड का मैक्सिमम है केबी, और केएफ किसका मैक्सिमम है, केएफ किसका मैक्सिमम है, बिल्कुल कैम्फर का। अब चलते हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, लास्ट अपनी आ गई ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है भाई। तो ये प्रेशर क्या है, ये प्रेशर है प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस
ऐसा प्रोसेस, ऐसा एक्सेस प्रेशर जो किसको रोकने के लिए आवश्यक होता है, ओस्मोसिस को रोकने के लिए आवश्यक होता है। तो सबसे पहले अपन ये तो देखिए भाई ओस्मोसिस है क्या, ठीक है नहीं है, तो पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं अपन। हाँ जी, ये होता है, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ठीक है नहीं है, और साथ में डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो जब अपन लिखेंगे इन दोनों को एक साथ तो ये हो जाएगा पाई CRT, ये वही इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन वाली, याद करो, देखो वैसी की वैसी है, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत, कर लोगे आराम से। लेकिन ये जो कंसंट्रेशन है यहां पे मोलेरिटी में है, काय में है, मोलेरिटी में, तो अपन इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं पाई, हाँ जी, WB/MB। आपको MB तो निकालना होता है ना, न्यूमेरिकल आएंगे, बहुत इजी न्यूमेरिकल आएंगे, और साथ में आपका वॉल्यूम है, तो ऊपर तो लिख दूं RT, लिख दिए भाई, और नीचे लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, काय में, लीटर में। अगर आप ml में लेओगे तो इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, तो ये वाली इक्वेशन बन सकती है WB/MB, हाँ जी, इंटू 1000 VML में आ जाओ, इंटू RT, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ठीक है नहीं है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को और डिटेल से अपन जानेंगे, इसका तो फॉर्मुलेशन देख लिया अपन ने, अपन को ये निकालना है तो ये दिया हुआ रहेगा, 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 टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हो आराम से, ठीक है भाई। तो देखो ऑस्मोसिस को समझने से पहले डिफ्यूजन को समझना पड़ेगा अपन को। डिफ्यूजन क्या भाई, डिफ्यूजन एक ऐसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं। क्या काम है, मॉलिक्यूल पार्टिकल, ठीक है नहीं है, तो ये क्या है, हाँ जी, मूवमेंट या मोशन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर high concentration region to low concentration region, यानी कि हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन का मूवमेंट आपका डिफ्यूजन कहलाएगा, ठीक है नहीं है। ओस्मोसिस क्या है, ओस्मोसिस की सेम डेफिनेशन है, ओस्मोसिस, हाँ जी, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन रीजन, ठीक है नहीं है, टू लो कंसंट्रेशन रीजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये क्या ढंग आ गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है नहीं है। अब इस डेफिनेशन को अभी मॉडिफाइड करूंगा, आप ये सोच रहे हो कि सर गलत लिख दिया आपने, गलत नहीं लिखा, बिल्कुल सही लिखा, टेंशन मत लो। अभी तक क्या था आपने पास, एक्चुअल में डिफ्यूजन जो है वो मेम्ब्रेन तो दे रखी है अपन ने, लेकिन ये मेम्ब्रेन यूं कह रही है कि आप इधर जाओ उधर जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे इसको कि यहां पे अपने पास कंसंट्रेशन 1 का सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन 2 का सॉल्यूशन है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। मान लिया कि हमने एक की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि एक की कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, ठीक है कि नहीं,
और यहां पे सोल्यूट पार्टिकल कम है। ठीक है, जहां पे सोल्यूट पार्टिकल कम होते हैं वहां पे सोलवेंट मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और जिधर आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां सोल्यूट ज्यादा है लेकिन सोलवेंट पार्टिकल कम है। तो हमने ये कहा कि आपका जो सोलवेंट है वो तो इधर मूव करेगा, सोल्यूट क्या है भाई, सोल्यूट किधर मूव कर रहा है भाई, वही चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है, मूव कर रहे हैं। और इधर हमारा क्या मूव कर रहे हैं, सोलवेंट मॉलिक्यूल भी आपके वही सेम कंसेप्ट लगेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों चीज हो रही है और वो जो कंसेप्ट लग रहा है वो लग रहा है, देखो ठीक है नहीं है। अब यहां पे हम केस क्या लेके आएंगे कि जब ये डिफ्यूजन हो रहा है तो हमारे पास एक चीज आ गई, क्या ये, हमने क्या किया, इस मेम्ब्रेन को एसपीएम में कन्वर्ट कर दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कॉपर फेरोसाइनाइड की बनती है ना, याद रखना, कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो हमने क्या किया, एसपीएम बनती है, सेम चीज करेंगे, C1 C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा, C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो इसका मतलब यहां पे कौन सा पार्टिकल हो गया, यहां पे कौन से पार्टिकल ज्यादा हो गए, बोले सर आपने यहां पे सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा ले लिए, यहां पे कौन से पार्टिकल ले लिए अपने, कम, सोल्यूट पार्टिकल कम ले लिए, चलो ब्लैक से दिखाते हैं। और यहां पे किसके पार्टिकल की संख्या ज्यादा आएगी, बोले सर सोलवेंट के पार्टिकल की ज्यादा संख्या ज्यादा होगी, ठीक है, और यहां पे सोलवेंट के पार्टिकल की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो मैंने क्या किया, एसपीएम को कह दिया कि ये जो हो रहा था किसका, सोल्यूट का मूवमेंट, इसको रोक दो, हम ये चाह रहे हैं कि ये वाली प्रोसेस हो ही नहीं, एसपीएम बोल दिया ना, एसपीएम सेमी परमिएबल, सेमी का मतलब सेलेक्टिव, परमिएबल का मतलब परमिट, बिल्कुल सेलेक्टिवली परमिशन देगी आने जाने की, क्लियर है। तो हमने मना कर दिया किसको, एसपीएम को, भाई तू इधर से किसको नहीं आने देगी, सोल्यूट पार्टिकल को नहीं आने देगी, हां सोलवेंट पार्टिकल मूव कर सकते हैं यहां से यहां, सोलवेंट पार्टिकल मूव कर सकते हैं, सोलवेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे, कहां करेंगे, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये कंसेप्ट तो फिक्स है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेंगे। अब देखो इधर यहां पे लिखा है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, और यहां पे एक चीज जोड़नी है मेरे को, ऑफ सोलवेंट, ठीक है नहीं है, फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन रीजन, खुद के हाई कंसंट्रेशन रीजन से, खुद का हाई कंसंट्रेशन रीजन से खुद लो कंसंट्रेशन रीजन की ओर थ्रू द सेमी परमिएबल में, बन गई ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। तो ऑस्मोसिस क्या है, स्पेशल प्रकार का डिफ्यूजन है जिसमें केवल और केवल सोलवेंट पार्टिकल मूव करते हैं, सोल्यूट पार्टिकल मूव नहीं करते। सोल्यूट पार्टिकल जो है, तीन लैंग्वेज अभी बताऊंगा मैं आपको, सोल्यूट पार्टिकल के, सोलवेंट पार्टिकल के तीन बताऊंगा डेफिनेशन। देखो इधर ओस्मोसिस में होता क्या है, बोले सर ओस्मोसिस में होता है मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स, सही बात है। बोले कैसे होता है, कहां से कहां होता है, एसपीएम के थ्रू होगा, नो डाउट, ठीक है कि नहीं है। ये होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट, ऐसे बोलेंगे अपन जो डेफिनेशन में, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल मूव कर देते हैं। आप ये भी बोल सकते हो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन,
हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये भी तो लिख सकते हो आप, लिखा है ना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं, आने तो क्या दिक्कत होगी, हो गया खत्म। और लास्ट में अपन ये भी बोल सकते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू लो हाई कंसंट्रेशन टू सोल्यूट। बिल्कुल सिंपल कहानी है, 3 डेफिनेशन बोल दिए। मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल ही मूव करेगा, सोलवेंट पार्टिकल के अलावा कोई भी मूव नहीं करता है, कोई भी मूव नहीं करता है, ध्यान रखना, आराम से कर लोगे भाई। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हमेशा सोलवेंट कंसंट्रेशन के हिसाब से मूव होती है, कि यहां पे सोलवेंट की आपकी हाई कंसंट्रेशन है, इसलिए हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा है अपनी, देयर लिखा है ना यहाँ पे, देयर, ठीक है नहीं है। और अगर अपन बोले लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में लो कंसंट्रेशन है किसकी, सोल्यूट की, सोलवेंट की नहीं, सोलवेंट तो ज्यादा है, ठीक है नहीं। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर अगर सोलवेंट पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, उसको भी अपन क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे, या फिर अपन सोल्यूट के टर्म में बोल दो, यही सारी बात, ठीक है नहीं। इसको सबसे पहले किसने समझाया था, बर्कले एंड हार्टले ने समझाया था, ठीक है नहीं है। तो ये नाम याद रखना, बर्कले एंड हार्टले, इन्होंने किसको समझाया था, ओस्मोसिस को एक्सप्लेन किया था। अब ओस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये जो ओस्मोसिस हो रहा है ना, इसको रोकने के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है वो ओस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, ओस्मोटिक प्रेशर, जिसकी अपन ने कैलकुलेशन कर ली, ठीक है नहीं है। यहां से आप निकाल सकते हो ओस्मोटिक प्रेशर, चले भाई, चलो ये आपका क्या बन गया, खत्म। अब यहां पे 3-4 वर्ड और आते हैं, देखो, एक तो कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, टोनिक सॉल्यूशन। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। तो कैसे हमें पता लगेगा कि कोई सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, तो इसके लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, वो देखो इधर, ऑस्मोटिक प्रेशर को का जो रियल मीनिंग है वो समझना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का रियल मीनिंग समझना पड़ेगा। मान लो कि ये एसपीएम है और यहां पे हमने क्या कर रखा है, चलो ठीक है, डायग्राम फिर बढ़िया ही बना लेते हैं पूरा का पूरा। ये आपका है, इसमें आपका सॉल्यूशन भरा हुआ है एक, है ना, सॉल्यूशन भरा हुआ है, और एक सॉल्यूशन ये है, मैंने दिखाया है वो सोलवेंट पार्टिकल दिखाए, नॉट द सोल्यूट, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, अपन को सोलवेंट पार्टिकल से मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, क्या है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ गया, ठीक है भाई। तो अब देखो, आप समझने की कोशिश करना, क्या कि यहां से, अब यार ये पूरी लाइन हटेगी तो उसको हटा ही देते हैं अपन पहले। यहां से अपन ने क्या किया, यहां से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ये देखो, ये पिस्टन लगा दिया, तो इधर से भी अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ से करो, फिर बराबरी को होना चाहिए, ठीक है भाई। यहां से भी हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये पिस्टन लगा दिया, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या है कि ओस्मोसिस को रोकना है। तो अभी आपने लिखा था, देखो इधर, पाई इज इक्वल टू CRT, ये लिखा था CRT, ठीक है भाई। आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, जिस जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, लिखा हुआ है ना ये, जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा वहां पे प्रेशर ज्यादा। तो अगर मैं बात करूं इसका प्रेशर और इसके प्रेशर की बात करूं, ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, चेक करो, देखिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है नहीं है, देख लो, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, IOP,
हाई पाई, और जिसका लो होता है वो क्या कहलाता है, लो पाई, वो कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये तो क्लियर हो गया, जिसका ज्यादा वो हाइपर और जिसका कम वो हाइपोटोनिक। अब देखो इधर, अब इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो सॉल्यूशन है यहां पे अपन ने डाल रखा है वो कौन सा सॉल्यूशन है, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। डजंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है, आप बस मूवमेंट देखना। हम बोलते हैं, आपने देख लिया ना, हम ये बोलते हैं कि ओस्मोसिस में जो सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं बोलते हैं, आपको क्या दिख रहा है, ये ब्लैक डॉटेड है, अभी सॉल्वेंट पार्टिकल बताओ किधर मूव करेंगे, इस साइड या इस साइड, आप क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल इधर मूव करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो सॉल्वेंट पार्टिकल किधर मूव करें, कंसंट्रेशन वाइज देख लिया, प्रेशर वाइज देख लो, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव, हां जी, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन। लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, कौन, सॉल्वेंट पार्टिकल। इसका मतलब हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करेंगे। तो हाइपर, अगर मान लो कि किसी चीज को आप किसी भी सब्सटेंस को, जैसे आरबीसी का एग्जांपल ही लेते हैं अपन, आरबीसी का, ठीक है, नहीं है, आरबीसी का एग्जांपल लेते हैं। अगर आरबीसी को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो आरबीसी के अंदर का मटेरियल जो होगा वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह होगा, और वो आरबीसी से सारा का सारा मटेरियल बाहर निकाल लेगा, और आरबीसी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सारा का सारा उसका मैटर है बाहर निकल जाएगा। जबकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप रखोगे, मान लो कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें रख दिया तो आरबीसी के अंदर का मैटर कैसा हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। इसका मतलब ये हो गया आरबीसी हाइपोटोनिक से क्या खींचेगी, उसका सोलवेंट खींचेगी और फूल जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी। समझ में आई बात? हाँ, तो इस प्रकार से अपन को ध्यान में रखना है। तो अपन ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जब पाई वन 2 के इक्वल है तो वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोटोनिक। जैसे 0.91% NaCl सॉल्यूशन जो होता है वो आइसोटोनिक है फॉर आरबीसी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मार देते हैं एग्जाम में, ठीक है नहीं है? और अगर मान लो कि अपन रिजल्टिंग सॉल्यूशन अपना पाई 1 है और उसका ज्यादा है दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, तो वो हाइपरटोनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक का मतलब हो गया कि हाँ जी, कंसंट्रेशन ग्रेटर देन किससे? 0.091% NaCl सॉल्यूशन। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक कहलाएगा फॉर आरबीसी। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन में आरबीसी को रखेंगे, जैसे ये आरबीसी है, आरबीसी को ऐसे सॉल्यूशन में रखेंगे जिसकी कंसंट्रेशन क्या है बेटा? ज्यादा है। किससे? 0.91% ऑफ NaCl से। ठीक है नहीं है? ऐसा सॉल्यूशन अपन रखेंगे तो ये क्या करेगा? आरबीसी से सारा मटेरियल बाहर निकाल लेगा और ये हो जाएगी श्रिंक। क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, पिचक जाएगी, श्रिंक। क्या हो जाएगी? श्रिंक। और अगर हमने पाई 1 को क्या माना है? अपना सॉल्यूशन माना है और इसमें उल्टा आ रहा है ऐसे पाई 2 के कंपैरिजन में, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया 0.91% ऑफ NaCl फॉर आरबीसी। ऐसे में क्या होगा? जब ऐसे सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूशन अपन ले रहे हैं इसमें हम आरबीसी को डालेंगे, ये आरबीसी को डालेंगे तो आरबीसी क्या करेगी? ये सॉल्यूशन को अपने अंदर ले लेगी पूरे को,
और ये थोड़ा थोड़ा होकर ये ब्रश हो जाएगी, फूल जाएगी। क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। और फूल के क्या होती है भाई? फूल की क्या हो जाती है? फट जाती है। तो यहां पे जब श्रिंक होती है तो ये एक्सोऑस्मोसिस का एग्जांपल है, एक्सोऑस्मोसिस का एग्जांपल है, ठीक है। और ये किसका एग्जांपल है? एंडोऑस्मोसिस का एग्जांपल है। क्लियर है भाई? कर सकते हो आराम से। तो ये खत्म आपका क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस पता होना चाहिए। आरओ पानी पीते हो ना, आरओ का? हाँ भाई, नहीं पीते? बंद कर दो ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी पीना बंद कर दो, ठीक है। देखो इधर, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? आरओ शॉर्ट में आर। अब अपने पास ये मानो कि अपने पास यहां पे केवल और केवल वाटर मॉलिक्यूल है, केवल, और कुछ भी नहीं है। क्या है? वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के अलावा कुछ नहीं है। H2O ही है, न Na+ है, न K+ है, न क्लोराइड आयन है, कुछ भी नहीं है, न कैल्शियम है, न मैग्नीशियम, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, न फॉस्फेट आयन है, जो जो आपकी बॉडी को चाहिए, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे केवल वाटर आयन है। और यहाँ पे वाटर के साथ साथ ऐसे भी आयन हैं जो आपकी बॉडी के लिए जरूरतमंद होंगे। जैसे ये मान लो कुछ है, ये मान लो कुछ है, दूसरा यार कलर दे रही, ये मान लो ये कुछ है। कुल मिला के बात ये है कि वाटर की कंसंट्रेशन यहां पे कम है, किसके कंपैरिजन में? उधर के कंपैरिजन में। तो देखो एसपीएम लगी हुई है, और एसपीएम से सोलवेंट मॉलिक्यूल ही आर पार जा सकते हैं, टू एंड फ्रो। सोलवेंट मॉलिक्यूल इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ये सोलवेंट मॉलिक्यूल इधर चलेंगे। ये क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं, होने करने दो। लेकिन हमने क्या किया, यहां से प्रेशर लगाना स्टार्ट किया पिस्टन के द्वारा। ये देखो, ये लगाना स्टार्ट किया, तो इससे क्या होंगे? प्रेशर आपका पिस्टन यहां आते आते तो जो ये सोलवेंट पार्टिकल थे, ये जो सोलवेंट पार्टिकल थे, वाटर जिसको अपन बोल रहे थे, वो वाटर मॉलिक्यूल इधर जाना स्टार्ट कर देंगे। केवल वाटर, केवल वाटर। मैंने क्या कहा था? सेमी परमिएबल फॉर सोलवेंट मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल इधर जाएंगे और इधर जाके वाटर की कंसंट्रेशन को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। यानी कि आपको मिलेगा आरओ का पानी। ये है आरओ वाटर, आरओ वाटर। अब पियो, प्योर आरओ वाटर, न तो इसमें कैल्शियम है, न पोटेशियम है, न इसके अंदर सोडियम है, कुछ भी नहीं है। साल्ट के नाम पे जीरो पानी है। पियो ऐसे पानी को? नहीं पीना चाहिए। प्योरीफायर्ड वाला पानी पीना चाहिए जिसमें केवल पानी शुद्ध हो। शुद्ध का मतलब उसमें बैक्टीरिया, फंगल, वायरस वगैरह ये नहीं हो, ऐसा पानी पीना चाहिए। बाकी का टीडीएस जो है, जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में बताया था मैंने, कितने टीडीएस से कितने टीडीएस का पानी पीना चाहिए। अगर वो आपके इलाके में आ रहे हैं, फिर आरओ की जरूरत नहीं है। उस टीडीएस के पानी को अपन डायरेक्ट छान कर पीते हैं, उबाल कर पीते हैं, प्योरीफाई करके पीते हैं। पीते हैं नहीं पीते? ठीक है। ये रिवर्स ऑस्मोसिस आ गई आपकी। अब जो अपन देखेंगे वो देखेंगे वांटा फैक्टर। ठीक है भाई, वांटा फैक्टर को अपन स्टार्ट करें। वांटा से पहले एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज में लिए जाते हैं। जैसे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए एक स्टैटिक मेथड काम में लिया जाता है जिसको कहा जाता है मैनोमेट्रिक मेथड। दूसरा जो है डायनेमिक मेथड है जिसको कहा जाता है ओस्टवाल्ड वाकर मेथड। नाम पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा इसके अलावा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लैंड्सबर्ग मेथड द्वारा की जाती है, जबकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बैकमान्स या रास्ट कैम्फर मेथड द्वारा की जाती है। कैम्फर आ गया ना, जिसका मैक्सिमम था केएफ, ठीक है नहीं है। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बर्कले एंड हार्टले तो बताई दी थी। मोर्स फेजर मेथड और एक पेफर्स मेथड ये यूज में लिए जाते हैं। बायोलॉजी वालों ने पढ़ रखा है ये तो, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कम से कम ये तो पढ़ रखा है, ठीक है भाई। दूसरी चीज, दो कंपाउंड है, इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जाने वाला हूं। आपको पता है कि जब किसी टू व्हीलर या फोर व्हीलर को अपन खरीदते हैं, ठीक है नहीं है, तो टू व्हीलर में तो इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फोर व्हीलर में इसकी जरूरत पड़ती है, जिसको कहा जाता है कूलेंट। और कूलेंट हमारी
जो गाड़ी का इंजन होता है उसको ज्यादा हीट होने से बचाता है, हीटिंग से बचाता है। लेकिन आपको पता है गाड़ियां जो हिल स्टेशन पे होती हैं उनके रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स किया जाता है। क्या किया जाता है? इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स किया जाता है। इसके पीछे का एक ही लॉजिक है कि जो हिल स्टेशन होते हैं जहां पे टेम्परेचर माइनस में होता है वहां पे आपका जो रेडिएटर है जिसमें कूलेंट डाला हुआ है, हैवी वाटर डाला हुआ है, वो वाटर वहां पे जम जाता है। तो उससे उसको बचाने के लिए हम उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल का फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के कंपैरिजन में कम होता है, बहुत लो होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। इस कारण से इसको वहां पे यूज में लिया जाता है। NaCl की क्या कहानी है? ठीक है, नहीं है? इसको तो एंटी फ्रीज एजेंट कहा गया है। पूछा जा सकता है, बता देना। एंटी फ्रीज एजेंट, एंटी फ्रीज एजेंट जमता ही नहीं है, ठीक है, नहीं है? इसको कहा जाता है डीप फ्रीज, डीप फ्रीज एजेंट। हाँ भाई, छोटे डोर वाले फ्रीज होते हैं उनमें बर्फ जम जाती है ना? जमती है नहीं जमती बर्फ, तो अपन एक स्विच दबाते हैं, डीप फ्रीज हो जाती है। होता है नहीं होता? NaCl क्या करता है, जहां पे रोड वगैरह पे क्या होता है कि बर्फ वगैरह जम जाती है, अमेरिका वगैरह में इधर, तो वो क्या करते हैं, रोड पर NaCl का छिड़काव करते हैं। किसका करते हैं? सोल्ट का। और ये सोल्ट क्या करता है, उसको तेजी से मेल्ट करवाता है। किसको किसको तेजी से मेल्ट करवाता है? आइस को। और आपने देखा होगा जो आइसक्रीम वगैरह खाते हो आप, कौन सी, मटका कुल्फी, उसमें थोड़ा बहुत नमक का टेस्ट आता है। क्यों? NaCl ही मिलाया जाता है उसमें, ताकि जो बर्फ उसमें पहले भरी हुई है वो तेजी से मेल्ट और तेजी से ठंडा करे। समझ में आई बात? हाँ। तो ये डीप फ्रीज एजेंट और ये एंटी फ्रीज एजेंट दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अब सीधे सीधे बात करेंगे अपन वांट ऑफ फैक्टर की। वांट्स ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर में आप देखो, समझना कोशिश करना कि मेरे पास एक तो ग्लूकोज है या यूरिया है, क्या है? यूरिया। एक मेरे पास NaCl है, एक मेरे पास MgCl2 है, और एक Na3PO, Na3PO4 है। तो यूरिया, ग्लूकोज, ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आती है कि इनका आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है जब इनको डिसोल्व किया जाता है, ठीक है, नहीं है? इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ही कंपोनेंट के रूप में रहेंगे, जबकि ये आयोनाइज होकर दो कंपोनेंट बनाएंगे, Na+ और Cl-। ये आयोनाइज होकर तीन कंपोनेंट बनाएगा, ठीक है, नहीं है? और ये आयोनाइज होकर चार कंपोनेंट बनाएगा, तीन तो Na+, एक फॉस्फेट आयन बना दिया। अब अपन तो क्या बोल रहे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुण, जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल के। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनकी, इसकी बात करूं, इसकी देखो, इन चारों की बात लेता हूं, ABC लिख देते हैं इनको अपन। अगर इनकी कंसंट्रेशन सेम है, अगर इनकी कंसंट्रेशन सेम है, जैसे मान लो सेम कंसंट्रेशन है, तो अगर पूछे आपसे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, वेपर प्रेशर भी ज्यादा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी ज्यादा, तो आपका आंसर आएगा D, C, B और A। कोई दिक्कत बेटा? ये ऑर्डर और किस किस का आएगा? ये ऑर्डर आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, ये आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, और ये आता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। यानी कि चारों का एक ही ऑर्डर आएगा। क्यों? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? समझ गए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। क्लियर? लेकिन 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 अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं, और साथ में वेपर प्रेशर की बात करूं, तो ये तो बढ़ता है, इसका मतलब यही ऑर्डर आएगा। अरे यही ऑर्डर आएगा, लेकिन यहां पे ऑर्डर उल्टा हो जाता है दोनों में।
ठीक है, ए बी सी और डी, डी का सबसे कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, वेपर प्रेशर भी कम होगा। पार्टिकल की संख्या बढ़ने पर फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता है और वेपर प्रेशर भी कम होता है। इसलिए यह ध्यान रखना, यहां पे 7 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। 4 तो ये रिलेटिव लोअरिंग, एलिवेशन, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, कर लोगे कब, जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो एक चीज अपन को ये समझ में आई कि यार जो अपन निकाल रहे हैं वो अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल के रूप में निकाल रहे हैं। अपन ये मान रहे हैं कि जब NaCl को बोला तो NaCl डिसोसिएट ही नहीं हुआ, एक ही मॉलिक्यूल मान के निकाल रहे हैं। लेकिन हमें पता लगा कि यार ये मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल डाल के नहीं निकाल रहे अपन, एक ही मॉलिक्यूल मान के नहीं निकालेंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूल आपके अलग अलग होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी क्या आएगी, अलग आएगी। तो यहाँ पे 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है। एक तो दिया गया है एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक को दिया गया है थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 2 नाम दिए गए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और हमेशा ये चलेगा सिस्टम में कि एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, बताओ। देखिए बिल्कुल, या तो बराबर होगी, बराबर कब होगी, जब अनडिसोसिएट रहेगा, जैसे ग्लूकोज और यूरिया में। नहीं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आएगी, बढ़ी हुई आएगी। तो बढ़ी हुई आएगी, तो कितनी बढ़ी हुई है उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें आई को रिप्रेजेंट करना पड़ा, जिसको कहा गया वन हाफ फैक्टर। तो आई क्या है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन ने ली है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। ये तो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी भाई, ऑब्जर्व्ड, इसको ऑब्जर्व्ड बोल देंगे अपन, ऑब्जर्व्ड, और इसको बोल देंगे अपन कैलकुलेटेड, एक ही बात है, कैलकुलेटेड, जो अपन ने कैलकुलेट की है, ठीक है। नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि अपनी जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इक्वल नहीं है। आई पहला डेल्टा पी ओ डेल्टा पीटी, बोलो भाई बराबर नहीं है, ठीक है। नहीं आई के बराबर है। ऐसी डेल्टा टीएफ ओ डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफटी, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, चारों लिखो ना, कौन मना कर रहा है। ये देखो डेल्टा टीबी ओ डेल्टा टी बी टी, और आई क्या हो गया, पाई और पाई टी। क्लियर। तो अगर आपको ऑब्जर्व्ड निकालनी है तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है तो आपको वन हाफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। ये समझ में आया नहीं है। अब इनके फॉर्मूले आप बना लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस ही तो करना है, ठीक है। नहीं है जबकि हमें पता है अच्छी तरह की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वेट ऑफ सोल्यूट के, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब अपन डिटर्मिनेशन किसका कर रहे थे, मॉलिक्यूलर वेट का ही तो डिटर्मिनेशन कर रहे थे। इतनी रामायण अपन ने क्यों पढ़ी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो इसलिए पढ़ी है कि हमें किसका डिटर्मिनेशन करना है, बिल्कुल मॉलिक्यूलर वेट का डिटर्मिनेशन करना है, किसका, सोल्यूट का। चेक कर लो आप यहां से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब इसके हिसाब से आई क्या आएगा, आई आएगा थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, ये तो आएगा थ्योरेटिकल मोलर मासेज डिवाइडेड बाई, हाँ, ऑब्जर्व्ड मोलर मासेज। कोई अपोजिट होएगा,
ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये रिवर्स हो जाएगी। तो हमें केवल और केवल यही तो चाहिए, क्या चाहिए, ऑब्जर्व्ड ही तो चाहिए। देखो इधर मोलिकुलर वेट ऑब्जर्व्ड ही तो होना चाहिए, तो ये होगा mt डिवाइडेड बाई आई, बस ये निकालना है अपन को। तो थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास तो आपके नॉर्मल मोलर मास हो गए जो अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है कि नहीं है। और उसके बाद आपका ऑब्जर्व्ड मोलर मास कैसे आएगा, बिल्कुल आई से डिवाइड करेंगे, क्लियर है। तो यहां पे दो चीज है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। पहला है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या किया अपन, एन मोलिक्यूल लिया, फटाफट कंप्लीट करने के चक्कर में मैंने ऐसे लिख दिया एन Na, तो इसका एक मोलिक्यूल लिया अपन ने, इसका 0 था, जैसे इसका अल्फा डिसोसिएट हुआ तो ये एन अल्फा बना कि बना, टोटल कितनी आ गई है। और आई क्या होता है, आई क्या होता है, कितने अवेलेबल हैं डिसोसिएशन, और शुरुआत में कितने लिए थे, वही तो है आई। तो यहां से अपन क्या है, आई निकाल लेंगे, और आई निकालने के बाद यहां से अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये तो आ गया अल्फा, ठीक है, आई -1 n -1। और ये आपको बताया था अभी थ्योरेटिकल बटे ऑब्जर्व्ड, तो अल्फा की टर्म में ये आ गया m थ्योरेटिकल माइनस m ऑब्जर्व्ड m नॉट n -1। आराम से कर सकते हो, जल्दीबाजी नहीं है, समझ में आई, बिल्कुल सिंपल सा है, यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मैं करके बताता हूं आपको। जैसे मान लो कि ग्लूकोज ले रहे हो आप, यूरिया ले रहे हो, तो इसमें आपका कुछ भी नहीं हुआ है बेटा, कुछ भी नहीं हुआ है, एक ही आया है मॉलिक्यूल। तो यहां पे जो मॉलिक्यूलर मास इज ऑब्जर्व्ड और जो मॉलिक्यूलर मास इज थ्योरेटिकल है वो बराबर है, क्या है, बराबर है। और आई की वैल्यू भी 1 है, क्या है, आई की वैल्यू 1 है, यह लिख दी मैंने। और अगर NaCl आप ले रहे हो, NaCl ले रहे हो, तो NaCl को NH करवाओगे Na प्लस और Cl माइनस में, तो इसका 1 लिया तो इसका 0 0, इसका अल्फा बना, इसका अल्फा, तो ये 1 माइनस अल्फा, तो टोटल जब करेंगे इसका तो 1 प्लस अल्फा आएगा, और यही आई है, क्योंकि डिवाइड 1 से करेंगे, क्या मतलब है। और जब आप थ्योरेटिकल मोलर मास निकालने जाओगे, सॉरी ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकालने जाओगे, तो आई से डिवाइड ही तो करना है आपको। तो ये रहा आपका नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस अल्फा। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे बेटा, और क्या है, ठीक है नहीं। अगर MgCl2 आ गया आपके पास, तो इसको NH करवाओगे आप, कैसे करवाओगे, Mg प्लस 2 और 2Cl माइनस, तो ये तो क्या हो गया आपका, डायरेक्ट लिखो ना, ये हो गया आपका अल्फा, ये 2 अल्फा और ये 1 माइनस अल्फा। तो जब ऐड करोगे तो इसको कितना आएगा, ये करोगे आप, अल्फा से अल्फा गया 1 प्लस 2 अल्फा, यही तो आई है, जरूरत कहां है कुछ करने की, यही आई है। तो इसका ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास कैसे निकलेगा, थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 अल्फा। समझ गए होगे। अब आपको एक और करूंगा, जैसे AlCl3 का मैं आपको बोलूंगी नहीं, AlCl3 का लो, तो यहां पे आपको पता लग गया होगा 1 प्लस 3 अल्फा आएगा, हाँ भाई 1 प्लस 3 अल्फा आएगा, चाहे इसका निकाल लो, चाहे इसका निकाल लो, Na3PO4 का निकाल लो, इन दोनों में से किसी का निकाल लो, यही आएगा। तो यहां पे ऑब्जर्व्ड मोलर मास कैसे आएंगे, एम्प्टी 1 प्लस 3 अल्फा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कर सकते हो ना, कर लोगे बस। ये तो पूछेगा, ये फॉर्मूला तो पूछेगा कि ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल मोलर मासेस में क्या रिलेशनशिप है, बाकी का आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टोटल निकाल के आई निकाल ही लोगे, आई से फिर अल्फा निकालना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू आपके पास है I -1 n -1, इजी है फिर तो, ठीक है नहीं है। और ये अल्फा ध्यान रखना किसके टर्म में है, मोलर मासेस की टर्म में। नेक्स्ट जो है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी यही है, नंबर ऑफ मोल्स कितने एसोसिएट हुए, शुरुआत में कितने लिए थे, तो शुरुआत में इतने लिए थे, हैं, ये एसोसिएट हो गए, तो यहां पे क्या बचा, यहां पे अपने अल्फा क्या हुआ, एसोसिएशन में गया तो अल्फा बाई n बना, ठीक है कि नहीं है, ये तो पता है, ये तो बताया था आपको इक्विलिब्रियम में करना। और उसके बाद टोटल, तो ये आई आ गया, आई से अल्फा निकाल लिया अपन ने, ठीक है नहीं है। अल्फा I -1 निकालना चाहो ना आप, निकाल लेना, I -1 की टर्म में भी निकाल सकते हो आप, लेकिन यहां पे माइनस लगेगा, क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है नहीं है। फिर उसी प्रकार से हमने आई की वैल्यू दी थ्योरेटिकल ऑब्जर्व, और अल्फा को किसकी टर्म में लिख दिया अपन ने। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आराम से कर सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि करने में दिक्कत आएगी। जैसे एसिडिक एसिड होता है, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड का एसोसिएशन हुआ है, क्या हुआ है,
एसोसिएशन दिख रहा है क्या आपको? देख लो आराम से। हाँ जी, एसोसिएशन हुआ है और ये आपका डाइमर बन गया साहब। क्या बन गया? डाइमर बन गया। देख लो आराम से, बना कि बना डाइमर? ये बन गया डाइमर। डाइमर बन गया तो इसका शुरुआत में 1 लिया था अपन ने, इसका 0 लिया था। ये 1 माइनस अल्फा बोला अपन ने, ये अल्फा बाई 2 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? टोटल करो ना, टोटल करो, टोटल करो। तो ये आ गया आपका 1 प्लस अल्फा बाई 2। यही तो है, यही तो आई है। तो यहां पे ऑब्जर्व कैसे निकलेंगे? हाँ जी, ऑब्जर्व निकलेंगे थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2। कितना सिंपल है, सुंदर। इसके न्यूमेरिकल कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल मेरे को सेंड कर देना। व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखे हैं, दोबारा देता हूं, 8432170999। इसके क्वेश्चन सोल्व कर लेना भाई। क्लियर है? तो मेरी तरफ से ये सॉल्यूशन चैप्टर खत्म है, आपकी तरफ से बाकी है। क्यों? जब तक क्वेश्चंस नहीं कर लोगे इसके, ठीक है? नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं सोल्व करवा दूंगा आपको वीडियो के थ्रू, या आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, आपकी इच्छा की बात है। ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही है। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।